चलो चलो शुरुआत करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तबीयत ठीक है जी। एसके, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। हाँ जी, प्रणाम स्वीकार कर लिया जी। ठीक है, चलो चलो शुरुआत करते हैं। ये एक बार वो करना। वो जो लगाते हैं आप सामने स्क्रीन। चल शुरुआत करते हैं। देखो, कल हमने लिटरेचर पढ़ा था। लिटरेचर हमारे प्राचीन इतिहास से, और लिटरेचर में अब तक हमने संगम लिटरेचर पढ़ लिया, वैदिक पीरियड का लिटरेचर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में हम आज जानेंगे। पाली लिटरेचर में आते हैं विनय पिताका, सूत्र पिताका, विधम पिताका और जातक कथाएं। प्राकृत में अंग, उपंग, प्राकृना, छेदी सूत्र और मूल सूत्र। सबसे पहले पाली लिटरेचर में देखिए, तो इसमें आता है, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि विनय पिताका, सूत्र पिताका और अभिधम पिताका इसकी मेन डिविजन है पाली कैनन की। और अगर हम कहें कि ये जो तीन पिताकाएं हैं, इनके अंदर बुद्धा की टीचिंग्स को संजोया गया है, बुद्धा के जो ज्ञान था उसको संजोया गया है और इकट्ठा किया गया है। ठीक है, और इन्हें थेरवड़ा ट्रेडिशन जो बुद्धिज्म का है उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। जातक कथाएं बेसिकली अगर हम बात करें इन तीनों के अलावा, जातक कथाओं को बनाया गया था कई सेंचुरीज में। मतलब एक नहीं है ये कि भाई एक दिन में बन गया या कुछ सालों में बन गया, कई 100 सालों के द्वारा जो है वो अलग अलग लोगों ने इनको पास डाउन किया। मतलब एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने किसी और को, और ऐसे कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स की जो कहानियां हैं वो आगे आगे पास ऑन होती चली गई और ट्रेडिशंस में जो है वो बस गई, और फाइनली उनको राइट डाउन किया गया, जातक कथाओं का रूप ले लिया उन्होंने। ठीक है, बुद्धिस्ट साहित्य का, बुद्धिज्म का जो साहित्य है उससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जातक कथाएं। ठीक है, इसमें बहुत सारी आर्टिस्टिक कहानियां हैं। मतलब आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखोगे कि बड़ी जो कलाकारियां या अलग अलग जो चीजें हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती है। कल्चरल वर्क्स, उसके अलावा आपको इतिहास में जानने को मिलता है कि क्या जो है कल्चर जो है रहा अलग अलग समय पे, वो भी ये जातक कथाएं क्योंकि बहुत लंबे अवधि को दर्शाती है। अलग अलग समय के राजा महाराजाओं की कहानियां, उस समय पे काम करने वाले लोग, कारीगर किस तरीके के काम किया करते थे। तो जातक कथाएं ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बताती उस समय का, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताती है सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में लोग किस तरीके का कार्य करते थे, किस तरीके की कुशलता थी उनकी, उस सब चीजों के बारे में बताती है। ठीक है, और आज भी बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपके जातक कथाएं। अब विनय पिताका को हम ये कहें कि इसके अंदर ना रूल्स और गाइडलाइंस है। आप ये कह लो कि रूल्स और गाइडलाइंस किसके लिए? बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटीज के लिए। इसमें मैं हिंदी में समझा देता हूं। ठीक है, आज मैं हिंदी नहीं ला पाया हूं आपकी, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे शाम को उसमें जरूर हिंदी में डाल दूंगा। देखो, जो बौद्ध भिक्षु हैं, मोनेस्टिक कम्युनिटीज, भिक्षु या फिर जो बौद्ध संत हैं, उनके लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जो है वो विनय पिताका में रखी गई हैं। और बेसिकली जिन्हें संघ कहा जाता है, बुद्धिस्ट संघ में सारे जो बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं, बौद्ध साधु आ जाते हैं, उनके लिए जो है विनय पिताका में रूल्स और गाइडलाइंस है।
इसके अंदर बुद्धा की और उनके कई शिष्यों की, डिसाइपल्स माने शिष्य, ठीक है, डिसाइपल माने शिष्य, कई शिष्य जो हैं और उनके डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके का उनका साधु जीवन था, ठीक है, उनका साधु जीवन किस प्रकार का था, उसके बारे में आपको सारी स्टोरीज मिलेंगी विनय पिटका के अंदर। और उनके लिए रूल, देखो इन स्टोरीज के जरिए ना हर साधु के जीवन को दर्शाया जाता है और बुद्धिस्ट साधुओं के जीवन से फिर क्या शिक्षा मिलती है वो बताया जाता है, और क्या रूल्स जो हैं अपनाए जा सकते हैं वो सब भी इसी के थ्रू बताया जाता है। इसमें कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसा खान पान होना चाहिए और कैसे जो है अलग अलग जो है वो रिचुअल्स या किस अलग अलग जो है समारोह जो है वो उन पर किस तरीके का आचरण करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है सूत पिटका। सूत पिटका भी पाली ट्रेडिशन में, पाली जो भाषा है उसमें एक अपना अलग रोल रखती है और बुद्धा की टीचिंग्स है इसके अंदर, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि साधुओं और भिक्षुओं के लिए जो है वो नियम कानून थे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, इसमें बुद्धा की टीचिंग्स है, बुद्धा की जो है दिया हुआ ज्ञान है, उसके अलावा स्टोरीज है और उसके अंदर डायलॉग्स हैं, जो मतलब बेसिकली जो जब उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ कभी कोई संवाद किया होगा तो वो है पूरे आप उनके दिए हुए। और कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो किसी से कोई तुलना कर रहे हैं या कोई उसके बारे में कहानी सुना रहे हैं, तो वो सब जो है वो आपको सूत पिटका में मिलेगा। इसको बोला जाता है बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। इसका हिंदी मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब हम किसी विषय पर गहन अध्ययन या गहन विचार करते हैं तो वो कहलाता है डिस्कोर्स। मतलब यहां पे हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो है किसी भी एक मुद्दे पर जब अपने शिष्यों के साथ या जो भी ऐसे लोग जो बुद्धिज्म को अपनाते थे, तो बुद्धा जब उन्हें ज्ञान देते थे तो वो लोग वापस से सवाल पूछते थे और वो सवाल पूछते थे, उनके जवाब गहराई तक जाकर बुद्धा दिया करते थे। सूत पिटका में वही गहराई और उनके बीच के संवादों को दर्शाया गया है, जिसमें हर तरीके के सवालों को जो भी उत्सुक लोग होते हैं बुद्धा की शरण में आने वाले, उनके सभी सवालों के जवाब वहां मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बुद्धिज्म के जो सही मायने में बुद्धिज्म का जो ज्ञान है जो लोगों को दिया जाना है वो इसके अंदर समाहित है, ठीक है। और जो भी परंपराएं हैं प्रैक्टिस में वो भी समाहित है। अब अभिधम्म पिटका तीसरा और आखिरी कलेक्शन है पाली कैनन का, पाली भाषा में जो लिखा गया है, और इसके अंदर बेसिकली बुद्धा के दिए हुए डॉक्ट्रिन जो उन्होंने जो भी उपदेश दिए उनके बारे में है, बुद्धा के उपदेश और बुद्धा की साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स, ठीक है। तत्व मीमांसा हो गया मेटाफिजिक्स, और उसके अलावा जो बौद्धिक ज्ञान है वो सब जो है वो उसके अंदर है। इसे अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ना ये शब्द है कि ये उच्च दर्जे का ज्ञान है, बास्केट ऑफ हायर टीचिंग। आप ये कह सकते हो इसके अंदर ना फिलोसॉफिकल डिस्कशन है कि जैसे जैसे कि जीवन का सार क्या है, बहुत डिटेल, मतलब जिसके अंदर ना नॉर्मल डे टू डे ज्ञान नहीं है। अगर हम बात करें जब सूत पिटका है तो उसमें डे टू डे आचरण और रोजमर्रा का जो काम है वो उसके बारे में बताया गया है, लेकिन जब अभिधम्म पिटका की बात करते हैं तो उसमें आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा है, इसीलिए वो उच्च श्रेणी के जो है वो बुद्धा का ज्ञान में रखा जाता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए बुद्धिस्ट ऐसे मॉन्क्स जो उच्च दर्जे का ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो वो अभिधम्म पिटका से ज्ञान ले सकते हैं, जहां पे आध्यात्मिक और गहराई वाले प्रश्नों पर जो है वो सवाल दिए गए हैं या उनके हल दिए गए हैं, ठीक है। अब विनय पिटका जैसे मैंने आपको बताया इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 3 भाग कौन से हैं? सूत विभंगा 1, दूसरा खंडका और तीसरा परिवार, ठीक है। अब सूत विभंगा क्या है? इसके अंदर साधुओं के लिए और जो महिला नन होती हैं उनके लिए जो है नियम है, और इसके अंदर यह भी बताया गया कि अगर कोई साधु या बुद्धिस्ट नन जो है किसी भी तरीके से नियम कानूनों को तोड़ते तो फिर उसके लिए सजा क्या है, ठीक है। नियम और नियमों को तोड़ने की सजा वो किसमें है? सूत विभंगा में है। विनय पिटका का पहला हिस्सा जिसमें क्या है? नियम और नियमों को तोड़ने के लिए सजा, पनिशमेंट, ठीक है। अब खंडका, इसमें बुद्धा की स्टोरीज बताई गई हैं और उनके जो शिष्य हैं डिसाइपल्स उनके बारे में,
और उसके बाद और कुछ एडिशनल रूल, कुछ और जो एडिशनल नियम और कानून जो मॉन्क्स और नन्स के लिए होते हैं वो भी है। मतलब पहले वाले में भी है नियम कानून, दूसरे वाले में नियम भी है, और उसके अलावा कुछ स्टोरीज हैं जो उनके शिष्यों से जुड़ी हुई हैं और उनके और ज्यादा जो है अनुयायियों से जुड़ी हुई हैं, और कुछ नियम कानून भी है। तीसरा, परिवार। इसमें नियम कानून है सूत, विभंगा और खंडका में जो दिए गए उनके ऊपर एक समरी है कि ओवरऑल जो पहले और दूसरे हिस्से में जो दिए गए हैं नियम कानून, उनको समअप करके छोटे तरीके से कंपाइल करके समरी के फॉर्म में बहुत थोड़े शब्दों में जो है वो लिखा गया है परिवार में। ठीक है, तो आप समझ गए। तो पहले वाले में भी नियम कानून है, दूसरे वाले में भी नियम कानून है, दूसरे वाले में कुछ कहानियां और एडिशनल है समझाने के लिए नियम कानूनों को। तीसरे वाले में क्या है, सभी जितने भी नियम कानून हैं उनकी समरी है। ठीक है, समरी या विस्तार, बहुत कम शब्दों में जो कहा गया है। ठीक है, अब सूत पिताका। सूत पिताका, इसके अंदर 5 अध्याय है या 5 इसके भाग हैं। पहला कहलाता है दीघ निकाया, पहला कहलाता है दीघ निकाया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लंबे जो विचार हैं जिसपे गहन परामर्श या गहन जो है लोगों के बीच में चर्चा हुई। जैसे बुद्धा ने जब अपना ज्ञान दिया तो सामने से कुछ सवाल आए रहे होंगे बीच में कि जिन लोगों को परेशानी रही होगी उनके किसी विचार में, तो बुद्धा ने उस पर गहन विचार अपने जो है अपने गहराई तक जाकर जो है आंसर दिए। वो सब दीघ निकाया में है। मध्यमा निकाया में क्या है, मिडल लेंथ डिस्कोर्स है। मतलब जब पहले वाले में क्या है कि जब लंबे उत्तर दिए जाकर बुद्धा ने किसी भी सवाल के बहुत डीप डेप्थ में जाके, गहराई में जाके, तो वो सब दीघ निकाय में रखे गए। जब बहुत ज्यादा लंबे नहीं, मिडल लेंथ के, ज्यादा बड़े नहीं, मध्यमिका मतलब मिडल साइज के या कम साइज के जो उत्तर दिए, तो उसको कहते हैं मध्यमा निकाय। और संयुक्त निकाया, इसके अंदर जो है इसमें ना मान लो कि एक बुद्धा ने किसी एक विषय पे बात की और फिर किसी दूसरे विषय पे बात की, फिर उनके बीच का कनेक्शन क्या है वो संयुक्त निकाय में बताया गया है। 2 अलग अलग मुद्दों को इकट्ठा करके या थीमेटिकली अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़कर उन्होंने इसमें बताया। अंगुत्तर निकाया, इसके अंदर न्यूमेरिकल कैटेगरीज में रखा गया है। मतलब क्या है कि उसमें संख्या दी गई है कि जैसे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, संविधान में, कि हर एक चीज को एक नंबर दिया गया है। जैसे आर्टिकल 1 इज रिलेटेड टू दिस, आर्टिकल 12 to 35 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो वो बिल्कुल उसमें सही तरीके से बताया ना कि फंडामेंटल राइट आपके 12 से 35 में है, तो इसमें नंबरिंग दी गई है अंगुत्तर निकाय में। और फिर है खुड्डका निकाया, इसके अंदर जो है छोटी कहानियां हैं और वर्सेस स्टोरीज और बेसिकली आध्यात्मिक बातें हैं। तो बाकी 4 के अंदर जो है वो आप ये कह सकते हो कि जो बुद्धा के दिया हुआ जो ज्ञान और उस पर जो उनके दिए गए जो विचार और सफाई, वो सब दिया गया है। 5वें में उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं और फिर आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसके अंदर दिया गया है। फिर आ जाते हैं अभिधम पिताका पे। अभिधम पिताका तीसरी डिवीजन है और इसमें जो है 7 अलग अलग जो है पार्ट हैं या अध्याय हैं। अब सबसे पहले है धम्मसंगिनी। धम्मसंगिनी में ना डिटेल में डिफरेंट मेंटल और फिजिकल फैक्टर दिए हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के। मतलब कि एक इंसान अपने जीवन में जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो महसूस करता है और क्या क्या वो उसके फीचर्स होते हैं, जैसे दुख, जैसे खुशी, तो वो सारे जो हैं वो अलग अलग जो हैं एक्सपीरियंसेस है ह्यूमन को जो करता है। और और उसके अलावा जब फिजिकल फैक्टर्स के इंसान जो है अपने शरीर से क्या क्या अनुभव करता है, वो सारी चीजें, तो वो सब किसमें है, धम्मसंगिनी में है। तो उसके अंदर एनालिसिस है उनके बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर जो है गहन रूप से उसको बताया गया। विभंगा जो है इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है और अलग अलग फिनोमिना पर चर्चा की गई है। धातु कथा जो है इसके अंदर मूल रूप से जो चीजें होती हैं, जैसे अगर हम कहें आत्मा,
परमात्मा और ये सारी चीजें, और के मतलब क्या क्या जरूरी है जीवन जीने के लिए, जीवन के संसार से मुक्ति पाने के लिए, वो सारी चीजें जो है उस पर डिस्कशन किए गए हैं। उसके बाद है पुगलापंथी। इसके अंदर जो है अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। ठीक है, तो ये पुगलापनाथी, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अलग अलग लोगों के आपस में विचार जो उन्होंने साझा किए, डिस्कशन किए, और जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया उनके बारे में बताया गया है। और कथावट्टू, इसके अंदर क्या है, बुद्धिज्म या बुद्धा के द्वारा जो दिए गए जो ज्ञान है उसके ऊपर जो है डिबेट है कि क्या बुद्धा का जो दिया हुआ ज्ञान है वो सही है और किस हद तक सही है और किस प्रैक्टिकल सेंस में उसका एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जो है विचार विमर्श है, कई लोगों के डिबेट्स उसमें रखे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा यमका, इसके अंदर जो है सवाल जवाब है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन से जुड़े हुए। मतलब बेसिकली यहां पर जो भी है, आप पूरे अभिधम्म पिताका में अगर आप देखोगे तो इसमें बुद्धा के दिए हुए नियम कानून, बुद्धा के बनाए हुए सिद्धांतों को जांचा और परखा जा रहा है कसौटी पे। ठीक है, और उसके बाद पथाना, इसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस है और कई फिनोमिना का, जैसे जीवन का, मृत्यु का, संसार का, उसके ऊपर जो है डिटेल फिनोमिना है। तो मतलब अभिधम्म पिताका जो है वो पूरा का पूरा आप देखो तो इसके अंदर सांसारिक वस्तुओं, बुद्धा का दिया हुआ ज्ञान, उसके ऊपर गहन विमर्श है, फिलोसफिकल। बताया था पहले कि सबसे ज्यादा आध्यात्मिक विषयों पर जो है वो इसमें बात की गई है। जब हम बात करते हैं सूत्र पिताका की तो उसमें उतने ज्यादा आध्यात्मिक मुद्दे नहीं, उसमें जीवन के साधारण मुद्दे, और जब हम बात करते हैं अभिधम्म पिताका की तो उसके अंदर जो है आध्यात्मिक गहराई वाले मुद्दे। ठीक है, अब जातक कथाएं, जातक कथाएं भी, अब ये क्या है कि ना ये किस चीज से जुड़ी है पहले तो ये समझ लो। जातक कथाएं कहानियों का एक संगठन है जिसमें बहुत सारी कहानियों को इकट्ठा किया गया है, और इसमें ज्यादातर कहानियां ना बुद्धा के पिछले जन्म की कहानियां हैं, प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, और व्हेन ही वाज स्टिल अ बोधिसत्व बीइंग, और उस समय पर भी जब वो उस स्टेज में थे जब उन्हें ज्ञान नहीं मिला था या उन्हें जो है उनके दिव्य चक्षु नहीं खुले थे, उस समय की भी कहानियां इसके अंदर मौजूद हैं, उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। जातक क्या है? अब ये बुद्धिज्म में जो माइथोलॉजी है ये बेसिकली मिथ्य होता है जिसके अंदर ऐसी कथाएं होती हैं जो ज्ञान देती है और जिनकी सच्चाई जो है वो उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कहानियों का एक कलेक्शन है। इसके अंदर बुद्धिज्म से जुड़ी हुई मॉरल टीचिंग्स भी हैं जिसमें आपको जीवन का ज्ञान दिया जाता है कि एक इंसान को आचरण कैसा रखना चाहिए, मॉरल कंडक्ट। तो वो सारी चीजें इसके अंदर, और इसके अंदर जो है बोधिसत्व की स्टोरी भी है कि कल को जो बुद्धा आने वाला है उनकी, बुद्धा के जो आगे अवतार होंगे उनकी भी कहानियां भी हैं। तो आप देखो बुद्धा के पुराने जन्म की, बुद्धा जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिला था उस समय की, और बुद्धा के आने वाले जन्मों की कहानियां सब जातक में है। ठीक है, इन्हें दो तरीके से बांटा जाता है। एक तो पाली जातक, और जो जिसमें बेसिकली उनके जन्म की कहानियां हैं। नॉन बर्थ स्टोरी इन्हें कहते हैं पाली अथा कथा। ठीक है, या अथा कथा, जो इसके अंदर जो है उनके जन्म की कहानियां नहीं है। दो तरीके की कहानियां हैं, एक तो उनके जन्म की कहानियां जो पिछले जन्मों में रही हैं वो सारी कहलाती हैं जातक कथाएं, और दूसरी अथा कथा है। अगर ये जातक कथाओं का ही एक हिस्सा बोली जाती है, लेकिन जब स्पेशली अथा कथा लिखा आ गया तो इसका मतलब जो उनके जन्म की कहानियां नहीं है। ठीक है, तो जो जन्म की कहानी है वो तकरीबन 547 अलग अलग कहानियां हैं बुद्धा के पिछले जन्मों में। कभी जब वो किसी जानवर के रूप में थे, कभी इंसान के रूप में, कभी देवता के रूप में, और बहुत सारे लेसन्स हैं उनसे सीखने के लिए। हर जो कहानी है ना वो अपने आप में एक लेसन है। शायद बुद्धिज्म में ना, क्योंकि बुद्धा ही एक सेंट्रल फिगर और अकेले भगवान जैसा स्वरूप थे, तो बुद्धा को ही या बुद्धा की ही अलग अलग कहानियों को लोगों को मॉरल ड्यूटीज और मॉरल सेंस सिखाने के लिए अलग अलग उनके बर्थ के रूप में दर्शाया गया है। इससे क्या होता है कि लोगों को मॉरल सेंसेस समझाने के लिए, मॉरल उनके विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए जो है ऐसी ऐसी कहानियां शायद बनाई गई होंगी।
और जो उनके जन्म से जुड़ी हुई स्टोरीज नहीं है वो कमेंट्रीज और एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, कि बर्थ की जो जन्म की कहानियां थी उसके ऊपर कमेंट्रीज हैं वो ज्यादातर। ठीक है, तो मतलब सब कुछ जन्म से ही जुड़ा है, जो नहीं भी है तो वो उसके ऊपर जो है वो उसका विस्तार करती है, उन कहानियों का कमेंट्री करती है उनके ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राकृत लिटरेचर पे। प्राकृत यानी जैन लिटरेचर। सबसे पहले अंगा टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अंगा किताबें जो हैं ये जैन परंपरा का अटूट हिस्सा हैं और ये सबसे पुरानी जैन ये कह लो कि धारणाओं में, आप ये कह लो सबसे पुराने जो जैन ग्रंथ पाए जाते हैं स्क्रिप्चर्स, उनका हिस्सा है। और इन्हें बोला जाता है कि इन्हें 5वीं शताब्दी बीसीई, मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इन्हें बनाया गया था। और ये अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी बाद में कहते हैं कि इसमें इनसे कुछ कुछ इंस्पायर है। अंगा टेक्स्ट जो है, अब इसमें कहें कि 12 प्राइमरी टेक्स्ट हैं, जैसे अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंगा, सुथंग सूत्र, संवयंग सूत्र, व्याख्या प्रज्ञापति, जनात्र धर्माधिक कथंग सूत्र, उपासक दश सूत्र, अंतकृदशा सूत्र, अनुतर रौपादिका सूत्र, उसके बाद प्रज्ञपना सूत्र, विपका सूत्र और दृष्टिवाद सूत्र। ठीक है, इनके अंदर ज्यादातर एथिक्स के ऊपर है, मतलब जो एक इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए उस पे विषय है। कई सारे आध्यात्मिक विषय हैं एथिक्स, और उसके अलावा आध्यात्मिक विषय हैं और स्पिरिचुअलिटी, यानी जिसके अंदर जो है बहुत सारे अध्यात्म और बहुत ज्यादा ऐसी स्पिरिचुअलिटी जिसके अंदर इंसान जो है अपना जो एक योग या किसी और जरिए से जो है ध्यान केंद्रित करता है, वो सब चीजें हैं। उसके अलावा तो बहुत सारी फंडामेंटल चीजें हैं जैन ट्रेडिशन से जुड़ी हुई। उपंग की बात करते हैं। अब उपंग, इसमें 11 किताबें आती हैं। ठीक है, 11 किताबें आती हैं जैन परंपरा की, और जैन मॉन्क्स और स्कॉलर्स ने इसे 2री शताब्दी बीसी से लेके 5वीं शताब्दी एडी के बीच में कभी बनाया था। ठीक है, तो ये एक डेट्स है अप्रोक्सीमेट कि इसके बीच में शायद इनकी रचना की गई होगी। इसके अंदर जैनिज्म के कई टॉपिक्स, एथिक्स जैसे, उसके अलावा कॉस्मोलॉजी, मतलब आप ये कह लो आकाश और नभ का ज्ञान, वो सब, उसके अलावा फिलॉसफी, आध्यात्मिक ज्ञान, और उसके अलावा माइथोलॉजी से जुड़े हुए, मिथ्या से जुड़े हुए भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं उपंग में। परिक्रणा जो है ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बनाए गए हैं। इसमें कुछ संस्कृत जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, संस्कृत का भी इसमें उपयोग है। शायद ये वजह रही कि 8वीं से 12वीं शताब्दी ना बाद में हिंदू परंपराएं वापस से रिवाइव की और संस्कृत का चलन ज्यादा बढ़ा वापस से। और फिर ये जिस दौर में बने तो इसमें प्राकृत की बजाय वापस से संस्कृत का प्रयोग ज्यादा हुआ। ठीक है, और इसे कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए प्रक्रियाज का इस्तेमाल किया जाता है आज भी। फिर आ जाते हैं छेदी सूत्र। छेदी सूत्र कहते हैं कि इन्हें भारतीय दार्शनिक छेदी के द्वारा जो है वो रचा गया था, और सांख्य स्कूल जो हिंदू फिलॉसफी का है उसके फॉलोअर बेसिकली माने जाते हैं छेदी। और जिन्होंने जो देखो सांख्य जो आप देखोगे ना फिलॉसफी या सांख्य दर्शन जो आप समझोगे तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक है पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष जो है मान लेते हैं कि ऐसा होता है सांख्य जो विचारधारा में कि पुरुष जो है वो क्रिएटर है और प्रकृति क्या है, आउट ऑफ विच एवरीथिंग इज क्रिएटेड। मतलब एक एग्जांपल एक घड़े से समझाता हूं। एक घड़ा जो मिट्टी से बनता है, ठीक है, तो मिट्टी क्या है और धरती क्या है, प्रकृति। और एक जो कुम्हार है जो मिट्टी का घड़ा बनाता है वो क्या है, वो पुरुष है जो क्रिएट कर रहा है कोई चीज। ठीक है, तो मिट्टी से वो एक घड़े को बना रहा है। तो प्रकृति और पुरुष 2 चीजें हैं। प्रकृति जो है उसमें बदलाव ला सकता है पुरुष। ठीक है, पुरुष मतलब यहां पर मेल नहीं है, ये समझ लो, वो क्रिएटर है। वो कौन है, क्रिएटर है, और जिसमें से क्रिएट किया जाए वो प्रकृति है। ठीक है, छेदी सूत्र। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर कैसी बातें हैं कि नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस के आत्म का ज्ञान जो है वो उसके अंदर जो है उस पर डिस्कशन है। उसके अलावा आत्मा
और संसार, उसके अलावा और कई सारी सांख्य ट्रेडिशन की चीजें जो है वो छेदी सूत्र के अंदर है। बेसिकली जो सांख्य परंपरा है हिंदू दर्शन की, वही सारी चीजें जो है वो छेदी सूत्र में है जैन परंपरा की। ठीक है, क्योंकि छेदी खुद ही जो है वो उसके फॉलोअर थे सांख्य परंपरा के, तो वो उसमें भी जैन परंपरा में भी वही चीजें जो है वो इनकलकेट हो गई। तो यहां पर हिंदू धर्म और जैन धर्म बहुत हद तक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद मल सूत्र कहते हैं कि इन्हें एक इंडियन फिलोसोफर पतंजलि के द्वारा रचा गया है और इसमें योग पर है कार्य इसके अंदर। और मूल सूत्र जो है ना, मल सूत्र, इसके बेसिकली हिंदू परंपरा का भी हिस्सा है और जैन परंपरा का भी हिस्सा है। और इसके अंदर कई प्रैक्टिसेस और टेक्निक दी गई हैं कि कैसे जो है शांति पाई जा सकती है एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों में, और योग और ध्यान का क्या उसमें महत्व है वो इसके अंदर दर्शाया गया है। ठीक है, तो यौगिक परंपरा से ज्यादा जो है ये जुड़ जाता है आपका मल सूत्र। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर। अपने अगला टॉपिक है परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखो, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो आपका टॉपिक है ये वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक है। पीछे बहुत सारे सवाल, खास तौर पे ईपीएफओ और ईपीएफसी सेक्शन इस पे ज्यादा फोकस कर सकता है। रीजन है क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा भी बहुत सारा है और ये बहुत ज्यादा डीप सेंस में इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ज्यादातर चांसेस हैं कि इस सेक्शन से आपको आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखो, तो इसमें क्या है, इसमें हम भारत के नृत्य पढ़ेंगे, भारत का म्यूजिक, भारत की जो है पपेट्री आर्ट, जिसमें जो हम पपेट्री होता है मतलब जो आपने कठपुतली नाच देखा होगा वो, उसके अलावा भारत के थिएटर जिसमें अलग अलग भारत में थिएटर जो है वो हुए, जैसे नौटंकी है अलग है, और उसके अलावा यक्षगना, ऐसे कई नौटंकी जो है वो भारत में हुआ करते थे जिन्हें अंग्रेजों ने एक समय बैन भी किया था। ठीक है, और मार्शल आर्ट्स। तो ये सब चीजें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है नृत्य से शुरू करते हैं या डांस से शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें ना ध्यान से सुनना, बहुत फैक्चुअल मैं आपको चीजें बताऊंगा और ये बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली है। सबसे पहले नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण लिखा। ठीक है, अभिनय दर्पण क्या है कि ये नृत्य पर लिखा गया सबसे बड़ी रचना, आप ये कह सकते हो कि एक टेक्स्ट है, एक किताब है पूरी जो सिर्फ नृत्य पर, डांस पर लिखी गई है। और इसमें 3 चीजें जो हैं वो बताई गई हैं स्पेसिफिकली महाराज नंदिकेश्वर द्वारा। ठीक है, अब ये नंदिकेश्वर महाराज क्या कहते हैं कि नृत्य सबसे पहली चीज है। इसमें नृत्य क्या है कि अगर जो डांसर है वो सिर्फ बेसिक डांस स्टेप्स करता है और रिदमेटिकली, पर कोई एक्सप्रेशन और मूड नहीं है उसमें, मतलब वो जो है अपने स्टेप्स पे फोकस कर रहा है पर उसका कोई मूड या एक्सप्रेशन नहीं है। आप ये बात समझना, सिर्फ स्टेप्स पे फोकस कर रहा है, मूड एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो बेसिकली उसके लिए एक टर्म है नृत्य। नृत्य जो शब्द है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्योर जो है वो स्टेप वाइज डांस, ना कि उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन। पर लेकिन नाट्य क्या है, जब हम ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं डांस के थ्रू तो उसे कहते हैं नाट्य। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र बोलते हैं ना ड्रामा को। ठीक है, तो वो क्या है, नाट्य क्या है, जब हम डांस के थ्रू ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब हम किसी दैत्य के जैसी छवि बना रहे हैं या फिर किसी या भगवान जैसी छवि बना रहे हैं या फिर कोई जो है गुस्से वाला जो है अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, तो नाट्य के जरिए हम क्या करते हैं, एक स्टोरी जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो नाट्य बेसिकली जिसमें एक स्टोरी लाइन या ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है वो नाट्य कहलाता है। नृत्य सिर्फ बेसिक जो है फुटस्टेप्स को कहते हैं। और नृत्य क्या कहलाया, जब नृत्य पूरा शब्द आया तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आप एक्सप्रेशन शो करते हैं, आप अपने हर एक्सप्रेशन को शो करते हैं, अपनी उदासी की मुद्रा को, अपने गुस्से की मुद्रा को, अपने हर चीज की मुद्रा को। तो नृत्य जो है वो होता है शोइंग एक्सप्रेशंस। नृत्य इज शोइंग एक्सप्रेशंस थ्रू डांस। प्योर डांस ओनली फॉलोइंग फुटस्टेप्स इज नृत्य, और नाट्य इज ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। आप जब ड्रामा के थ्रू जब पूरा का पूरा एक कहानी बयान कर दो अपने डांस से तो वो नाट्य।
जब सिर्फ आपके जो जैसे अपने अपने शरीर के जो अलग अलग एक्सप्रेशन से आप अलग अलग जो है अपने मूड दर्शा दो, तो वो क्या है, वो नृत्य। ठीक है, उसके अलावा नृता जब शब्द आता है तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ बेसिक फुटस्टेप्स। तीनों में फर्क समझ में आ गया तो मुझे बता दो यस सर। ठीक है, नहीं आया तो बताओ, फिर से बताता हूं। डांस विद एक्सपीरियंस इज कॉल्ड डांस। ठीक है, हाँ वो तो है, लेकिन यहां ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें मैंने आपको बता दिया, जब सिर्फ बेसिक फुटस्टेप फॉलो किए जाए तो नृत्य, जब पूरा का पूरा स्टोरी रिप्रेजेंट कर दिया जाए, कहानी दर्शा दी जाए तो नाट्य, और नृत्य शोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो वो क्या है, चलो ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब देखना डांस की कुछ अलग अलग मुद्राएं हैं, कुछ कुछ जो है वो अलग अलग मुद्राएं हैं, और उसमें क्या खास तौर पे नृत्य की मुद्राएं हैं। आप भारतीय शास्त्र में खास तौर पे एक चीज है कि अभिनय दर्पण जो नंदिकेश्वर ने लिखा, उन्होंने बताया कि ना आप किसी एक मुद्रा के थ्रू जो है अपना एक एक्सप्रेशन शो कर सकते हो। अब यहां पे वो सारी मुद्राएं दिखाई गई हैं। देखो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति अपना लव या प्यार शुरू करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, रस की कैटेगरी में उसे रखते हैं। तो ये श्रृंगार रस पहले जो दिखाया गया है, तो वो श्रृंगार दर्शाया जा रहा है अपने हैंड एक्सप्रेशन और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, दूसरा रौद्र, अपना गुस्सा जब दर्शाया जाता है, तो आप ये देखो रौद्र, ये दूसरा वाला रौद्र दिखा रही है, ये मतलब अपनी आंखों के थ्रू जो है शिव जैसी एक जो है बना रही है अपने अपने एक्सप्रेशन, और रौद्र रूप दिखा रही है। ठीक है, उसके अलावा विभत्स, डिस्गस्ट, विभत्स मतलब पसंद नहीं आया भैया, है ना, पसंद नहीं आया, डिस्गस्टेड, कोई चीज जो है खराब लगी, विभत्स उसके लिए है। फिर उसके बाद वीरा, हीरोइज्म। ठीक है, अब वीरा ये जो है, ये देखो ये दिख रहे हैं ना रानी लक्ष्मीबाई की तरह, जो उन्होंने वो एक अपने एक्सप्रेशन बनाए। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसमें वीर के जैसा जो है उन्होंने एक्सप्रेशन शो कर दिया कि कोई एक बहादुर योद्धा खड़ा है। ठीक है, उसके अलावा शांत, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांत जो दिख रहा है, अब ये देखो ये है शांत, ये देखो इन्होंने अपने सिर्फ एक्सप्रेशन से शो कर दिया कि वो बड़ी शांति फील कर रही हैं, और ये है वो। ठीक है, हास्य, लाफ्टर, वो देखो कैसे हंस रही है। ठीक है, तो हास्य लाफ्टर भी जो है वो दर्शा दिया सिर्फ एक्सप्रेशन के थ्रू। हंसानी असल में सिर्फ एक्सप्रेशन के थ्रू अपना हास्य जो है वो दर्शा दिया। करुणा, ट्रेजेडी, ये देखो जब कुछ जीवन में कुछ अकस्मात ऐसा हो जाए जो आपको अच्छा ना लगे, तो वो उस समय पर बेसिकली ट्रेजेडी। ठीक है, भयानक, जब कुछ डरावना देख लिया तो वो ये देखो, तो भयानक। और अद्भुत, वंडर, जब आप हैरान हो किसी चीज से, वाह ये क्या देख लिया। ठीक है, तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये क्या है, भारतीय जो बेसिक जो नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है, उसमें कुछ बेसिक्स बताए गए हैं हर एक्सप्रेशन के, हर मुद्रा के। ठीक है, तो अब देखो भरतनाट्य सबसे पहले डांस पे आते हैं। अब इसका एटिमोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, सीधी सी बात है, उत्पत्ति कहां से हुई ये पूछ रहा है, ये बता रहा है। भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म है, सबसे पुराना। ठीक है, और इसका नाम कहां से आता है, भरत मुनि से। और वर्ड नाट्य जो है इसका मतलब जो है विच मीन्स डांस इन तमिल, तमिल भाषा में जिसका मतलब क्या है, डांस। सीधी सी बात है, तमिल भाषा में इसका मतलब है डांस। भरत मुनि से नाम आया, इसलिए भरतनाट्य या भरतनाट्यम नाम आ गया, क्योंकि भरत मुनि से इसको नाम दिया गया है। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भरता जो शब्द है, इसमें भरता शब्द है, ये भारत से नहीं है कुछ भी, आप ये मत सोचना कि भारत से। तो इसमें जो भ है शुरू, वो भाव को दर्शाता है, और आगे का र राग को दर्शाता है, और उसके आगे का त ताल को दर्शाता है। ठीक है, शुरू का भ भाव को दर्शाता है, उसके बाद र राग को दर्शाता है, और उसके बाद त ताल को दर्शाता है, और इससे बना भरत। ठीक है, ठीक है, भाव राग और ताल।
अब शुरुआत कैसे हुई? अब दक्षिण भारत में ना एक परंपरा रही है, देवदासी परंपरा, तमिलनाडु के मंदिरों में। वैसे तो ये परंपरा ना आज हम जब अपने सोसाइटी को, समाज को देखते हैं और एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें सब अच्छा है, और जब उम्मीद करते हैं कि सबके लिए बराबरी हो जैसे संविधान जो है वो देता है, उसमें देवदासी परंपरा कहीं हमारी संस्कृति पर एक दाग छोड़ जाती है, कहीं कुछ सेंस में कुछ नेगेटिविटी भी दे जाती है। जैसे देवदासी असल में इस परंपरा को शुरू किया गया था ऐसी महिलाएं या ऐसी लड़कियां जो करती क्या है, जो देवताओं की पूजा करती थी, जो मंदिरों में रहकर जो है वो देवताओं की पूजा करती थी, देवों की मूर्तियों को नहलाना, उनके सामने फिर जो है बहुत सारे अच्छे ओकेजन्स पर नृत्य परफॉर्म करना, ये सब चीजें हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे वो बदल गया। जो ऐसा वर्ग था जो समाज को चलाता था, जिसमें चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय कोलैबोरेशन जो भी रहा हो, उसने किया क्या कि उसने इन देवदासियों का दुरुपयोग किया, उनको एक ऐसी परंपरा में धकेल दिया जहां वो एक हद तक वैश्यवृत्ति की तरफ जो है जैसा ही कुछ जो है वो बन गया। लेकिन ये इतना खराब कल्ट था, जो ये सिस्टम था, जिसने पूरे मतलब ये कह लो कि भारतीय समाज की जड़ों तक को जो है वो खराब कर दिया, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों ने, जो सत्ता के और पावर के लालची लोगों ने इस ट्रेडिशन को जन्म दिया। लेकिन ये तो था इससे जुड़ा हुआ खराब हिस्सा। लेकिन हमेशा किसी भी चीज से जुड़ी हुई सिर्फ खराब बात ही नहीं होती, उसमें अच्छी बातें भी होती हैं। ये देवदासी जब शुरुआत में मंदिरों में नृत्य करती थी तो उस समय पर ये नृत्य परफॉर्म करती थी, ठीक है। जब शुरुआत में इसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं थी या कुरीतियां नहीं थी, तब की बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्योंकि ये दासियां, जो देव की दासियां थी, जो देवताओं के लिए जो उनका देखरेख करती थी, तो इसीलिए इसका असली नाम दासियट्टम हुआ करता था, ठीक है। तो भरतनाट्यम का एक असली नाम दासियट्टम हुआ करता था। और देवदासी प्रथा के खत्म होने के साथ साथ ही ये धीरे धीरे पूरे तरीके से खत्म होना शुरू हो गया भरतनाट्यम। लेकिन फिर इसे वापस से पहचान मिलनी शुरू हुई। ई कृष्णा अय्यर एक फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे देश के, उन्होंने इसको वापस से जो है वापस से रिवाइव कर दिया, वापस से जीवंत कर दिया, इसको दोबारा से इस नृत्य को करवाना शुरू किया। और ये वैसे जाना जाता है कि ये एक सोलो डांस परफॉर्मेंस है, एक ही अदाकारा या एक ही महिला इसको परफॉर्म करती हैं, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुणदेल बहुत फेमस भरतनाट्यम करने वाली जो है एक महिला है, और पूरी दुनिया में भरतनाट्यम को पहचान दिलाने वाली भी कौन है? रुक्मिणी देवी अरुणदेल। अब देखो, अब होता क्या, थोड़ी सी मैं इसकी डिटेलिंग पे जाऊंगा। इसको ना फायर डांस कहते हैं, अग्नि नृत्य भी कहते हैं, इसको अग्नि नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लो जो बच्चे कर रहे हैं, अग्नि नृत्य भी की तरह भी जाना जाता है। और इसमें जो परफॉर्मर है, जो भी इसको डांस को परफॉर्म कर रहा है या कर रही है, वैसे तो फीमेल्स के द्वारा सोलो परफॉर्म किया जाता है, लेकिन बाद में अब मेल्स भी करने लगे हैं समय के साथ। और इसमें जो भी डांसर है वो करता क्या है, वो अपने आप को ऐसे इमेजिन करता है जैसे वो एक जलती हुई ज्वाला है, या जलती हुई जैसे एक दिए के ऊपर की अग्नि है, और उसी तरीके से अपनी बॉडी को मूवमेंट देता है, ठीक है। तो डांसिंग फ्लेम हो, जैसे जलती हुई कोई ज्वाला हो, इस तरीके से इमेजिन करता है अपने आप को, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इस डांस के, तो इसके अंदर ना तांडव और लस्य एस्पेक्ट दोनों दिखाई पड़ते हैं। मतलब क्या है कि इसमें जो भी इसमें डांस करते हैं, तो वो अपने आप को एक मेल के जैसा भी दर्शाते हैं अलग अपनी मुद्रा से, और फीमेल के जैसे भी। तो इसमें दोनों ही मुद्राओं में डांस किया जाता है। जब मेल एलिमेंट ज्यादा दिखाया जाता है तो वो तांडव कहलाता है, और जब फीमेल एलिमेंट दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं लस्य, ठीक है। अब एक इसमें खास मुद्रा है जो इस डांस में बनाई जाती है, उसको नाम नोट करो, कटक मुख हस्त जो है मुद्रा कहते हैं इसको। इसमें 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है ओम शब्द को दर्शाने के लिए। अगर आप ये देखो, मैं इसको ऐसे बना दूं और ये देखना ओम बन गया कि नहीं, ओम बन गया कि नहीं। तो इन्होंने ये क्या किया, ये 3 उंगलियां दिखाई है
ऐसे करके, ठीक है, और पीछे फिर ऐसे एक इन्होंने बनाया है, मैं इसको, अरे मुझसे तो बन भी नहीं पाएगा यार, ये लो ऐसा कुछ बनाया है इन्होंने, ओम दिखाया है, ठीक है। तो ये ओम बनाया है इन्होंने अपने हाथ से, इसे कटक मुख हस्त आसन कहते हैं, जो 3 फिंगर्स को ज्वाइन करके ओम बनाया जाता है। तो इसमें बहुत प्रमुख मुद्रा है, ठीक है। भरतनाट्यम में जो ये देखो पैर देख रहे हो आप, पैरों को बेंड रखा जाता है, बेंड रखा है इन्होंने, और वजन को अपने बराबर बांटा है अपने पैरों पर इधर और इधर बराबर जो है वजन रखा हुआ है और पैरों को बेंड किया है। ये इसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स है इस डांस की। और एक चर्रे लस्यम, इसमें एक डांसर जब है जो अलग अलग रोल निभाता है, एक ही डांसर जब अलग अलग रोल निभाता है उसे एक चर्रे लस्यम कहते हैं, ठीक है। और भरतनाट्यम प्राइमरली मुख्य तौर पे एक सोलो डांस है जिसमें एक ही व्यक्ति जो है वो नृत्य को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सारी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई। दोबारा से बता दूं, इसमें तांडव और लस्य दोनों एलिमेंट दिखाए जाते हैं। एक जो परफॉर्मर है वो अपने शरीर में जब मेल के जैसा जो परफॉर्म करता है, जैसे कि उसके जैसा आकृतियां बनाता है, मस्कुलिन दिखने की कोशिश करता है, तो वो तांडव। जब वो महिला की तरह कोमल और शांत स्वभाव को दर्शाता है तो फिर उसे लस्य। और कटक मुख जो हस्त है उसमें जब ओम की मुद्रा बनाई जाती है उसे कहते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुद्रा है इसमें जो बनाई जाती है। आमतौर पर इस डांस में पैरों को बेंट रखा जाता है और पैरों पर वजन जो है वो बराबर तरीके से रखा जाता है शरीर का। और एक चर्रे लस्यम ये कहता है कि एक ही डांसर अलग अलग रोल प्ले करता है और ऐसे जैसे, तो इस ये बेसिकली क्या है, ये एक सोलो डांस है। अब आ जाते हैं अगले डांस पे जिसे कहते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है कहते हैं कि इसे शुरुआत में कुछ ग्रुप ऑफ एक्टर्स मिलकर परफॉर्म करते थे जो एक गांव से दूसरे गांव जो है वो जाते रहते थे। जैसे बंजारे आपने सुने होंगे, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया में बंजारों का जो गुट है जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर परफॉर्म करता था जो है, और कहीं भी रुकता नहीं था, तो वैसा ही कुछ इनका था। तो ये कुछ ऐसे एक्टर्स थे जो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और कहते हैं कि इन्हें कुशलवा कहते थे। और इनका नाम कुशलवा कहां से आया? आंध्र प्रदेश में एक विलेज है कुशलवापुरी या कुचेलापुरम, वहां से इनका नाम आया। एक और है इससे जुड़ी हुई कथा, इसमें यह बोला जाता है कि ये लोग जो हैं ये मेनली मेल डांसर्स हुआ करते थे जो इस डांस को परफॉर्म करते थे, और वो ब्राह्मण बॉयज जो हैं वो उसको परफॉर्म करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाकर, ठीक है। अब कहते हैं कि सिद्धेंद्र योगी साहब जो थे उन्होंने इसको आज जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जो है वो इसको सिद्धेंद्र योगी जी ने दिया, और उन्होंने लिखा बालकल्पम, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था? बालकल्पम, एक प्ले, और ऐसे ही कई और प्लेज लिखे थे जिनको इसमें इनैक्ट किया जाता है। बेसिकली कुचिपुड़ी, इसके अंदर एक पूरी स्टोरी इनैक्ट की जाती है, कहानी कही जाती है। वो प्ले लिखा था किसने? वो लिखा था सिद्धेंद्र योगी महाराज ने, बालकल्पम, और ऐसे ही कई और प्लेज भी लिखे थे। अब इसको कहते हैं पॉपुलर कब हुआ, ये कैसे पॉपुलर हुआ बहुत ज्यादा कुचिपुड़ी? जब विजयनगर और गोलकोंडा रियासतों के रूलर्स ने इसको बढ़ावा दिया बहुत ज्यादा, इस पूरे कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को, तब ये जाके बहुत पॉपुलर हुआ। अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुचिपुड़ी डांस जो है इसके अंदर ना जो पृथ्वी में जो चीजें पाई जाती हैं वो सारी चीजों को जो है अपने शरीर के थ्रू जो है वो दर्शाया जाता है, अर्दली एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ये एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है, पूरे तरीके से डांस है और ड्रामा है, इसमें पूरी कहानी कही जा रही है, ये सिर्फ डांस नहीं है, पूरा डांस ड्रामा कहलाता है। कुचिपुड़ी जो है इसमें भगवत पुराण की कहानियां, भगवत पुराण देखो याद करना कि ये विष्णु से समर्पित, जो विष्णु भगवान को समर्पित जो कहानियां हैं वो है उसके अंदर भगवत पुराण की कहानियां, लेकिन विद सेकुलर थीम। भगवत पुराण की कहानियां इसमें दर्शाई जरूर जाती हैं, लेकिन उसमें हर धर्म के हर व्यक्ति को, मतलब जो, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी संसार में है वो सब जो है वो प्रभु के नीचे है और प्रभु के हाथ के नीचे है, तो इसी वजह से इसमें सेकुलर थीम्स होती हैं।
और इसमें श्रृंगार रस को ज्यादा दर्शाया जाता है, श्रृंगार रस को, जो आपको मैंने बताया था ना शुरू में हमने देखा था, तो श्रृंगार रस, लव बेसिकली इसमें ज्यादा दर्शाया जाता है। ठीक है। अब डांस मूव्स, अब फुट मूवमेंट जो है वो इसमें बहुत ज्यादा रहती है, डिफिकल्ट फुट मूवमेंट होती है एक तो, और टीम परफॉर्मेंस होता है। आप भरतनाट्यम को देखो, भरतनाट्यम सिंगल परफॉर्मेंस होती है, सोलो परफॉर्मेंस। कुचिपुड़ी हमेशा संगठन में कई सारे लोग मिलकर इसको परफॉर्म करते हैं, अकेला नहीं होता है। ठीक है। हर कैरेक्टर जब स्टेज पे आता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे जो भी आया स्टेज पे वो अपने आप को बताएगा। मान लो वो रावण को प्ले कर रहा है तो मैं रावण हूं, और अपना एक उसके बाद फिर क्या करेगा, दारू के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। अब दारू कुछ मत समझ लेना कि भाई वो दारू लेकर आएगा स्टेज पे, वो दारू नहीं है। यहां दारू शब्द का मतलब क्या है, दारू क्या है, सिग्नेचर स्टेप। आया एक कैरेक्टर, रावण आया और आते ही उसने अपना एक रौद्र रूप दिखाया और कहा कि मैं लंका का राजा, ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, वैसे तेलुगु ज्यादातर इसमें इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली वो एक सिग्नेचर स्टेप करेगा घूम के। जितनी बार भी वो स्टेज पे आएगा पहले वो अपना सिग्नेचर स्टेप करेगा, जिसे दारू कह रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो एक सीधी सी बात है कि जितनी बार भी वो स्टेज पे आएगा, और जैसे कोई एक और कैरेक्टर आया, जो दूसरा कैरेक्टर, तो वो अपना सिग्नेचर स्टेप करेगा, जिससे जो देख रही ऑडियंस है वो पहचान जाएगी, अच्छा ये वाला कैरेक्टर अब आ गया स्टेज पे। ठीक है। अरे यार वो सिग्नेचर भी ब्रांड है भाई, ये शुभम राजा बीच में घुमाओ मत, अभी मैं जो बात समझा रहा हूं उसको समझो ना। मतलब क्या है सिग्नेचर स्टेप का, मतलब क्या है कि जैसे एक मान लो कि रावण का कैरेक्टर आता है तो वो कूद कर आता है और अपनी बाहें फैलाता है जोर से, और फिर एक चक्कर लगाता है पूरे ग्राउंड का। तो वो जितनी बार भी स्टेज पे आएगा वो कैरेक्टर, तो वही वाला स्टेप करेगा। और फिर एक डरा हुआ कैरेक्टर आता है, वो हर बार आकर जो है वो निराश सा होकर जमीन पे बैठ जाता है, तो वो क्या है, वो दूसरा कैरेक्टर है। वो जितनी बार भी आता है तो वो पहले उसको करता है। ठीक है, इससे पहचान हो जाती है, अच्छा ये आ गया वापस से। ठीक है। और हर कैरेक्टर अपने आप को रिवील करता जाता है कि मैं ये हूं, अपने आप बोलता भी है उसमें। ठीक है, तो ये इसमें डांस की खास बात है। अब कुचिपुड़ी में सोलो एलिमेंट्स भी आए समय के साथ। प्राइमरीली तो ये क्या है, ये टीम परफॉर्मेंस है, पर इसके अंदर समय के साथ सोलो परफॉर्मेंसेस भी आई। अब सोलो एलिमेंट्स क्या है कि अब क्या है, कुचिपुड़ी में ना एक स्पेशल सेक्शन होता है जिसमें मंडूक शब्दम, एक व्यक्ति जो है एक मेंढक की कहानी कहता है और एक मेंढक की तरह इनैक्ट करता है कि कैसे वो बड़ा हुआ, क्या उसने अपने जीवन में कठिनाइयां झेली, कैसे वो अपने जीवन में कहीं जो है वो मतलब एक ही जगह रह जाता है, कूप मंडूक होके वो कहीं बाहर नहीं जा पाता, तो वो स्टोरी कहता है उसकी अपनी। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि डांसर जो है दूसरा, फिर तरंगम है। देखो मंडूक शब्दम क्या है, मेंढक बनकर एक कैरेक्टर एक मेंढक के जीवन की कहानी कहता है। तो ये सोलो परफॉर्मेंस होती है कुचिपुड़ी में, जिसमें एक व्यक्ति अकेला है, वो अकेला ही परफॉर्म कर रहा है, वो बस एक ही जानवर या जो फ्रॉग है या मेंढक है उसकी कहानी को कह देता है। तरंगम, इसमें डांसर क्या करता है, अपने पैरों को एक ब्रास की प्लेट पर जो है वो बैलेंस करता है, और फिर एक ऊपर पॉट को रखता है। ठीक है, अपने सर पर एक घड़ा रखता है और उस पे दिए रखता है। तो इस तरीके से वो बैलेंसिंग जो है वो करता है, उसे तरंगम कहते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक पीस है जो परफॉर्म किया जाता है, ये भी एक सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। और जलचित्र नृत्यम, अब इसमें क्या है कि इसमें एक परफॉर्मर आता है जमीन पर ना अपने पैर से जो है नीचे वो कुछ थोड़ी देर डांस करेगा, और जब वो वहां से जाएगा तो वहां पर एक पिक्चर या एक चित्र उभरा होगा। तो इसमें क्या है, डांसर ऐसा जो है वो देता है एक पूरा इल्यूजन कि वो तो अपना डांस कर रहा है और आप उसके डांस को देखते रहते हैं, लेकिन नीचे वो अपने पैर से एक चित्र बना जाता है। ठीक है, तो इसे जलचित्र नृत्यम कहते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा अकम्पनीड म्यूजिक, अब इसमें म्यूजिक कौन सा बजता है साथ में, ये समझ लो। कुचिपुड़ी में साथ में बजता है कार्नेटिक म्यूजिक, दक्षिण भारतीय म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक वो बजता है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडियन म्यूजिक को हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं, ऐसे ही दक्षिण भारतीय म्यूजिक को कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं, वो बजता है इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जो चीजें जो
ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसमें वायलिन आता है और मृदंगम आता है। ठीक है, वायलिन मृदंगम इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। और भाषा जो यूज होती है, जैसे मैंने कहा था ना अभी कि इसके अंदर, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जुड़ा तो तेलुगु भाषा यूज होती है। ठीक है, जो कैरेक्टर अपने आप को आके वो जो दारू मतलब जो अपने स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो वो क्या करता है, वो तेलुगु भाषा में करता है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं कथकली पे। कथकली में दो चीजें, दो फॉर्म्स हैं, एक रामट्टम और कृष्णट्टम। जिसमें क्या है, देखो अलग अलग समय पर अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड, मतलब ऐसे जैसे नॉर्थ इंडिया में जिन्हें जमींदार या साहूकार कहते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में जो है वो पाइकर और इस तरीके के नाम, पॉलीगर, इस तरीके के नाम हुआ करते थे। तो वो वहां के जो है ऐसे लोग थे जो राजा के अधीन थे, अपने अपने इलाके को मैनेज करते थे। तो वो फ्यूडल लॉर्ड जो है, कुछ जो फ्यूडल लॉर्ड थे या कुछ जो है ऐसे जो जमींदार टाइप के जो दक्षिण भारत में जो लोग थे, वो करते क्या थे कि वो राम भक्ति होते थे। तो उनके अंडर जो जिस तरीके का नृत्य परफॉर्म किया जाता था उसमें राम कथाएं ज्यादा होती थी, और दूसरा जिसमें कृष्ण की कथाएं होती थी तो वो ज्यादा। ठीक है, और ज्यादातर कथकली में रामायण और महाभारत से लिए गए एपिसोड या उसकी कहानियों को ही दर्शाया जाता है। और अब बेसिकली कथकली का जो सोर्स है वो कहां से, देखो अब नाम कहां है, कथा। कथा शब्द का मतलब क्या होता है, स्टोरी, कहानी, और कली का मतलब होता है ड्रामा के। तो बेसिकली क्या हो गया कि स्टोरी और ड्रामा। ठीक है, कथकली का मतलब क्या है, स्टोरी एंड ड्रामा। तो ये क्या है कि एक ड्रामा जो है जिसके अंदर कोई स्टोरी जो है वो प्रेजेंट की जाती है सिंपली। अब इसको पॉपुलर रिकॉग्निशन कैसे मिला, बहुत पहचान कैसे मिली, कि इसमें ना 1930 में एक मलयाली पोएट हुए जिनका नाम था वीएन मेनन। ठीक है, उन्होंने इसको रिवाइव किया जब एक लोकल राजा मुकुंद राजा ने इसको बढ़ावा दिया। तो जिस व्यक्ति ने इसको जो है रिवाइव किया और इस परंपरा को बचाए रखा, वो तो थे मलयाली पोएट वीएन मेनन, और जिसने उसके लिए पैसा दिया और उसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, वो राजा थे मुकुंद राजा। ठीक है, अब देखो कथकली की और कुछ चीजें समझे। कथकली सिंबलाइज एलिमेंट ऑफ स्काई और ईथर, मतलब कथकली में बेसिकली जो है आकाश को ज्यादा और जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है। कथकली के अंदर आप ये देखें, इसके अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में एक जंग दिखाई जाती है। ठीक है, अच्छाई और बुराई के बीच में जंग दिखाई जाती है, ज्यादातर स्टोरीज में ही है, चाहे महाभारत की स्टोरी ले लो चाहे रामायण की ले लो, जब में अच्छाई और बुराई के बीच में एक जंग दिखाई जाती है। कैरेक्टर्स कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऐसे कपड़े पहने आपने देखा होगा, ये डांस जो है और इस तरीके से चेहरे को पेंट किया जाता है, तो ये बिल्कुल जो है उसी को दर्शाता है। और इसके अंदर अलग अलग एपिक्स जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों से ली गई कहानियां होती हैं। और उसके अलावा ईस्ट यानी भारत को ईस्ट कहा जाता है बेसिकली, तो वहां की और भी कई कहानियां जो इसके अंदर दर्शाई जाती हैं। और डांस ड्रामा जो दोनों को इसमें से अलग नहीं किया जा सकता, डांस और ड्रामा दोनों एक साथ चलते हैं, इसको बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज जो इस्तेमाल में ली जाती है कथकली गानों में, उसे कहते हैं मनी प्रबलम। अब देखो जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसे मनी प्रबलम कहते हैं। मलयालम और संस्कृत का एक गठजोड़ है, ये दो भाषाओं से मिलकर बनी है मनी प्रबलम, मलयालम और संस्कृत से। ठीक है, ये चलती है किसमें, कथकली में। मतलब कुछ शब्द मलयालम के होंगे, कुछ संस्कृत के होंगे। और ये पूरा ड्रामा है, पूरी एक कहानी जो है इसके व्यूअर्स को इसके थ्रू दर्शा दी जाती है। उसके अलावा प्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब हाथ में कुछ चीजें नहीं पकड़ी होती, प्रॉप्स नहीं है। जो प्रॉप है तो उन्होंने वो पहना हुआ है सब कुछ, और कोई चीज नहीं है, हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस बाकी सारी प्रॉप्स उनके पास जो है ना के बराबर होती है। फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त होता है, जैसा आप देख ही रहे हो उसमें। सर पर पहने जाने वाला मुकुट भी, उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, और हर रंग अलग अलग चीजें दर्शाता। अब देखना बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा रंगों के बारे में। आप ये देखते हो ना, जैसे ये कथकली परफॉर्मर, इसमें ना आप रंग से पहचान सकते हो कि क्या चीज क्या इंडिकेट कर रही है। अगर कोई व्यक्ति नोबिलिटी, डिविनिटी या वर्च्यू, मतलब बेसिकली अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी उच्च वर्ग से ताल्लुक रखता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई ज्ञान प्राप्त है, डिवाइन व्यक्ति, ठीक है, तो उसके चेहरे पर हरा रंग दर्शाया जाएगा।
या तो वो किसी उच्च वर्ग से ताल्लुक रखता है, या फिर वो जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, तो उसके चेहरे पे हरा रंग दिखाया जाएगा। अगर नाक के साइड में यहां छोटे छोटे लाल रंग के बिंदु या पैचेस दिखाई पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये राज परिवार से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है, ठीक है, रॉयल्टी दर्शाता है। काला रंग जो है वो बुराई को दर्शाता है, ठीक है, तो कोई बुरा व्यक्ति है तो उसका चेहरा काले रंग में पेंटेड होगा या उसकी आंखें काले रंग में पेंटेड होंगी। येलो कलर जो है, अगर पीला रंग दिखाया गया है चेहरे पर, तो इसका मतलब क्या है, या तो वो किसी संत को दिखा रहा है, का रोल निभा रहा है, या फिर किसी महिला का। और अगर पूरा फेस लाल रंग से पेंट है, तो इसका मतलब तो ये तो शैतान है, या रावण है, या दुर्योधन है, ऐसा कोई कैरेक्टर है, ठीक है। सफेद दाढ़ी, अब इसमें देख रहे हो आप, सफेद दाढ़ी, ये सफेद दाढ़ी दिखाई गई है मतलब मेकअप से ही, ठीक है। और ये सफेद दाढ़ी, इसका मतलब कि उसके पास तो कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ज्ञान है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा जो ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान के मामले में श्रेष्ठता के को छू चुका है, ठीक है। तो हायर कॉन्शियसनेस, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, या फिर बहुत ज्यादा जो है वो कोई नॉलेज हासिल कर चुका है, तो उसकी सफेद दाढ़ी दिखाई जाती है। तो ये सारे रंग हैं अलग अलग। हरा रंग दिखाएगा कि भाई ये व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, या उसको कुछ ज्ञान हासिल हुआ है। रेड पैच, नाक के पास लाल रंग के, अब देखो जो वहां पे जो लोग देखते हैं इस डांस को, जो उसकी समझ रखते हैं, वो इन रंगों से पहचान लेते कि ये क्या कैरेक्टर है, ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लो कि आंखों की मूवमेंट और आईब्रोज की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं कर रहा हूं ना, ये बड़ी मूवमेंट होती है, मैं ज्यादा कर नहीं पा रहा हूं वैसे, पर आंखों की मूवमेंट इसमें बड़ी जबरदस्त होती है और इससे एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं। तो आंखों की और आईब्रोज की मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है उन्हें नवरस कहा जाता है। 9 अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन जो हमने पीछे देखे थे, वो सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी इसको करते हैं डांस को, वो अच्छी खासी ट्रेनिंग लेते हैं, तभी इसको परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से हर चीज शो करनी है, गुस्सा भी और विभत्स मतलब डिस्गस्टेड फीलिंग भी, हर चीज वो शो करती है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ आईज एंड आईब्रोज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आ जाते हैं मोहिनीअट्टम पे। अगला डांस हमारा मोहिनीअट्टम, ठीक है, ठीक है। एक चीज बता दूं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता है, तो कथकली बेसिकली आपको केरला मलयाली जो है परंपराओं में दिखेगा, ठीक है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु से जो है वो आता है मेनली, ठीक है। तो ये कुछ है जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं मोहिनीअट्टम पे। मोहिनीअट्टम क्या है? ये भी एक सोलो डांस है, अकेले परफॉर्म किया जाता है और एक महिला इसको भी परफॉर्म करती है। तो भरतनाट्यम की तरह एक सिमिलर चीज होगी, ऑल्दो भरतनाट्यम में तो अब मेल भी उसको परफॉर्म करने लगे हैं, लेकिन मोहिनीअट्टम नाम ही मोहिनी से आया है, तो ये बेसिकली महिलाओं का सोलो परफॉर्मेंस है। इसमें फेमाइन डांस है विष्णु का अर्धनारीश्वर रूप जो है, जिसमें विष्णु जो है आदि नारी की तरह जो है वो बन जाते हैं, तो उसको बेसिकली दर्शाया जाता है। और इसके अंदर जो है इसको त्रवणकोर के राजाओं ने कहते हैं कि इसको बहुत बढ़ावा दिया। जो प्रेजेंट डे केरला है वहां पर त्रवणकोर रियासत थी दक्षिण में, बिल्कुल मैंने जो अपनी क्लासेस में है उसमें बताया भी था त्रवणकोर कहां था। बिल्कुल ऐसे आप देखोगे इधर, तो इधर कहीं था त्रवणकोर रियासत, ठीक है, भारत के बिल्कुल दक्षिण में, ठीक है। तो मैप पे ऐसे देखते हैं तो यहां पर दिखता है तो आपको त्रवणकोर रियासत, तो बिल्कुल केरला का भी सदर्न हिस्सा। तो उन राजाओं ने इसको बहुत बढ़ावा दिया, तो मेनली अब केरला में से ही ओरिजिनेटेड है ये मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है इसके अंदर आपको भरतनाट्यम की ग्रेस भी दिखेगी, एलिगेंस भी दिखेगा, और कथकली का विगर, मतलब कथकली का जो एक तरीके से जो होता है ना, कथकली में आप एक चीज इमेजिन करोगे कि बड़े विगर से, विगर मतलब बड़े ही जोश के साथ जो है वो डांस किया जाता है उसको, ठीक है। और भरतनाट्यम में बड़ी शांति से एक्सप्रेशंस को शो करके डांस करते हैं, बिल्कुल हर छोटी छोटी मुद्रा का ध्यान रखा जाता है। मोहिनीअट्टम में दोनों है,
कहीं आपको एकदम कि वो जोश भी दिखेगा, विगर भी दिखेगा कथकली वाला, और कहीं आपको बिल्कुल शांति से ग्रेस भी दिखेगा। दोनों चीजों का संगम है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ना पैरों को जमीन पे ऐसे पटका नहीं जाता, जमीन पे पटका नहीं जाएगा, ठीक है। तो थंपिंग ऑफ फुटस्टेप जो है वो नहीं मिलती। फुटवर्क जो है बड़ा शांत है, बिल्कुल आराम से कदम रखे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से। कहीं पर भी ऐसे थंप जोर से नहीं मारा जाएगा पैरों को, दूसरे डांसेस में जो होता है इसमें नहीं है। ये सबसे खास बात है, जब भी मोहिनीअट्टम परफॉर्म किया जाएगा, मोहिनीअट्टम के अंदर कभी भी पैरों को पटका नहीं जाएगा जोर से, सिर्फ आराम से जेंटली पैरों को रखा जाएगा, ठीक है। अब लस्ट एस्पेक्ट, इसमें ब्यूटी ग्रेस दिखाया जाता है, और मेनली फीमेल डांसर्स ही करती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट्यूम स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती है मोहिनीअट्टम में। आप ये देखो, व्हाइट या ऑफ व्हाइट ही रंग इस्तेमाल किया जाता है, और गोल्ड कलर के ये ब्रोकेड, ये जो साथ में लगाए जाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। पट्टियां जो है वो ब्रोकेड, वो गोल्ड कलर की होगी, व्हाइट या ऑफ व्हाइट रंग इस्तेमाल होता है, ठीक है। फेशियल मेकअप ना के बराबर है, बहुत ज्यादा कोई डिटेल, जैसे आपने देखा ना पिछले कथकली में कैसा था, डिटेल था, ठीक है। मतलब आप इसमें देखो कि मेकअप कितना ज्यादा है, लेकिन मोहिनीअट्टम में कोई एलैबोरेट मेकअप नहीं है। लेदर स्ट्रैप, नीचे जो घुंघरू है वो लेदर की एक स्ट्रैप है, जिस पर जो है वो बजने वाले जो हैं वो बेसिकली जो बेल्स जो है वो बंधी होती हैं, और इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है डांस के साथ वो है मंजीरे, वीणा, ड्रम, फ्लूट, किम्बल यानी मंजीरा, ये सब जो चीजें जो है वो बजाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उड़ीसी डांस पे। उड़ीसी डांस जो है वो उदयगिरी, खांडागिरी जो गुफाएं थी, वहां से इसका जो है वो ट्रेस मिलता है। वहां पे दीवारों पे कुछ जो है वो कलाकारों को दर्शाया गया है ये डांस परफॉर्म करते हुए। उड़ीसी शब्द जो है वो कहां से आता है? ओड्रा नृत्य से। ओड्रा नृत्य, ये कहते हैं कि नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है उसके अंदर बेसिकली ओड्रा नृत्य नाम से एक शब्द मेंशन है, उससे इसका ओरिजिन समझा जाता है। और कहते हैं कि महारी एक कम्युनिटी थी जिसे जैन राजा, उड़ीसा के जैन राजा, ठीक है, उड़ीसा के एक बहुत फेमस राजा थे खारवेला, ठीक है। खारवेला जो राजा थे उनके यहां पर एक कम्युनिटी, महारी कम्युनिटी जो है उनके अंडर रहकर इस डांस को पहले परफॉर्म किया करती थी। महारी सिस्टम में बेसिकली यंग बॉयज को रिक्रूट किया जाता था, यंग लड़कों को रिक्रूट किया जाता था जो औरतों की तरह मेकअप करते थे, औरतों की तरह ड्रेसअप करते थे और वो इसको परफॉर्म करते थे। तो अब तो इसमें आपको एक महिला परफॉर्मर दिख रही है, लेकिन शुरुआत में जब ये परफॉर्म किया जाता था तो इसमें एक मेल जो है वो फीमेल के जैसे कपड़े पहनता था और उसके बाद उसको परफॉर्म करते थे। और जिन्हें गोतीपुआ कहते थे, जो वो लड़के जो लड़की जैसा ड्रेसअप करके डांस करते थे उन्हें गोतीपुआ कहते थे। और 20वीं शताब्दी के बीच में ओडिसी जो है इसको इंटरनेशनल ख्याति भी मिली, जब चार्ल्स फैबरी और इंद्रानी रहमान के एफर्ट्स की वजह से इसको पूरी दुनिया में पहचाना जा सका। चार्ल्स फैबरी और इंद्रानी रहमान, ठीक है। अब ओडिसी जो नृत्य है उसके कुछ खास जो है आप देख लो कि कहां से क्या है, उसके बारे में कुछ खास चीजें। जैसे तो डांसर जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स और पैटर्न्स बनाते हैं अपनी बॉडी से, मतलब अपनी बॉडी से वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ना पानी की तरह फ्लो जो है वो दर्शाया जाता है कि एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में बदलना अपने शरीर को, मतलब आप इसको जैसे आज रैप कह सकते हो वैसा होता है, लेकिन वो रैप जैसा नहीं था, उसमें अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं, वो सब जो है वो दर्शाया जाता था। प्रॉप जो इसके अंदर यूज होते थे वो उसके अंदर हेयर स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अलग अलग बालों की एक्सटेंशंस महिलाएं पहनती हैं, सिल्वर ज्वेलरी होती है, लंबे नेकलेस इसमें पहने जाते हैं, ठीक है। तो लंबे नेकलेस पहने हैं, बालों के पीछे जूड़ा और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बालों की अलग अलग स्टाइल दिखाए जाते हैं, ठीक है। ओडिसी डांसर जो है इसमें ओडिसी डांस के साथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक चलता है। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के जो ट्रेडिशन में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वो बजता है ओडिसी में। तो ध्यान रखना
दक्षिण भारतीय जितने भी डांसेस हैं उसमें कार्नेटिक म्यूजिक जनरली बजाया जाता है, लेकिन ओडिसी डांस में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो बेसिकली जिसके अंदर बाहर से जो आए हुए संगीत का भी अडेप्टेशन है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जब बोलते हैं ना, तो वो हिंदुस्तान का उसके अंदर फ्लेवर है, जिसमें बाहर से खासतौर पे ईरान, सेंट्रल एशिया से आए हुए संगीत को भी उसके अंदर संजो दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी अडेप्टेशन है। कार्नेटिक म्यूजिक जो प्योरली दक्षिण भारत का है, द्रविडियन सभ्यता की तरह, वो बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक जो उत्तर भारतीय म्यूजिक था, उसने ईरानी परंपरा, पर्शियन परंपरा और सेंट्रल एशियन परंपरा सबको, और ईस्ट की परंपरा, साउथ ईस्ट एशिया की सब परंपराओं को और सबके गाने और नृत्य के तरीकों को जो है अपनाया, तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बजाया जाता है साथ में? मंजीरे, पखावज, सितार और बांसुरी, ये सारी चीजें इसके साथ साथ जो है वो बजाई जाती हैं। और डांस मूव्स, अब ये भरतनाट्यम से कुछ मुद्राओं के मामले में सिमिलर है। कुछ मुद्राएं जो भरतनाट्यम में होती हैं वो इसमें ओडिसी में भी आपको मिलेंगी। कुछ पोस्चर और इमोशंस भी जो है वो उसके जैसे ही मिलेंगे। इसमें एक त्रिभंगा पोज बनाया जाता है। कुछ साल पहले यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, त्रिभंगा पोज। त्रिभंगा पोज ओडिसी डांस से जो है वो जुड़ा हुआ है। त्रिभंगा, इसके अंदर क्या है, शरीर को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। अब ये देखो, ये देख रहा हो, 1 2 3 बेंड्स, त्रिभंगा। और ये फेमिनाइन पोस्चर है। ये मतलब इस शरीर से महिला जो है अपने फेमिनाइन भाव को, महिला भाव को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर इसको बोलते हैं, ये जो दूसरा वाला है ये चौक पोस्चर है। चौक पोस्चर ये वाला है, जिसमें आप ये देखो 1 2 3 और 4, इसमें 4 बैंड्स हैं चौक। और ये मेल एलिमेंट को दर्शाता है, पुरुषीय प्रकृति को दर्शाता है। और ये जो 3 बैंड वाला है ये करता क्या है, ये महिला प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो मैस्कुलिनिटी दर्शाने के लिए ये वाला पोज है जिसे चौक कहते हैं। और जो ये वाला है इसको कहते हैं आपका त्रिभंगा पोस्चर। ठीक है, तो ये आ गई आपको बात समझ में। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है मंगल चरण। अब क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं इस पूरे डांस के, ओडिसी डांस के। मंगल चरण क्या है, जब एक डांसर शुरू करता है अपने डांस को तो वो फूल समर्पित करता है मदर अर्थ को, मतलब पृथ्वी को जो है पुष्प अर्पित किए जाते हैं, फूल अर्पित किए जाते हैं। उस पहले स्टेप को मंगल चरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बाटू नृत्य है। उसके बाद बाटू नृत्य शुरू होता है, मेन डांस जिसमें शुरू होता है उसे बाटू नृत्य कहते हैं। और इसमें ये दोनों पोस्चर, फेमिनाइन जो महिला जैसा जो बनाया जाता है, महिलाओं जैसा दर्शाया जाता है, तो वो कौन सा है, वो त्रिभंगा है। चौक, जब पुरुष के जैसी जो है वो ताकतवर छवि उभारी जाती है तो उसे जो है चौक पोस्चर कहते हैं। पल्लवी, पल्लवी क्या है, जिसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन और बेसिकली गाने के भावों को दर्शाया जाता है, तो वो पल्लवी कहलाता है। और थारीझाम, इसमें प्योर डांस है। ये बेसिकली जब डांस फाइनल खत्म होने वाला होता है उससे पहले एक बड़ा जोश से जो परफॉर्म किया जाता है उसे थारीझाम कहते हैं। और उसके बाद है मोक्ष और त्रिखंड मजूरा। मोक्ष क्या है, जिसके अंदर जॉयस मूवमेंट दिखाई जाती है, जिसमें जो डांसर है, जो भी नृत्य कर रहा है, वो इतना झूम जाता है कि वो संसार को भूल जाता है, तो उसे कहते हैं मोक्ष मुद्रा। और फिर त्रिखंड मजूरा, ये कहते हैं कि जब खत्म किया जाता है तो इसमें ना परफॉर्मर खत्म करते वक्त देवी देवताओं से जो है वो आग्रह करता है कि बस मेरा नृत्य अब खत्म हुआ, अब मैं आज्ञा चाहता हूं यहां से जाने की। तो एंड नोट जो है वो त्रिखंड मजूरा कहलाता है। ठीक है, ऑडियंस से, देवी देवताओं से सबसे जाने की इजाजत मांगता है जब डांसर, तो उसको त्रिखंड मजूरा कहते हैं। तो दोबारा से बता देता हूं, मंगल चरण जब एंट्री होती है और तो पुष्प समर्पित करते हैं उसको मंगल चरण फेज कहते हैं। उसके बाद बाटू नृत्य, इसके अंदर मेन डांस होता है, इसमें त्रिभंगा और चौक पोस्चर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद पल्लवी, ये मेनली फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाता है और गाने के भावों को दर्शाता है। तारीझाम, ये प्योर डांस है, ये खत्म होने से पहले जो बहुत तेजी से, बहुत जोश से किया जाता है वो थारीझाम है।
मोक्ष, जिसमें जो डांसर है वो दिखाता है कि वो सब कुछ भूल चुका है इस दुनिया से और बिल्कुल लिबरेट हो चुका है, उसकी आत्मा बिल्कुल जो है वो डांस करते हुए एक अलग दुनिया में जा चुकी है। और त्रिखंड मजूरा जो है वो फाइनल जब जब बिल्कुल खत्म हो जाता है तो फाइनली जो है जितनी भी ऑडियंस है और उसके अलावा जो देवी देवता है उनसे उस नृत्य को खत्म करके जाने की इजाजत मांगता है डांसर। ठीक है बच्चे, सारे ही डिफिकल्ट है। आप बोल रहे हो कि सर ये डांस डिफिकल्ट है, सारे ही डिफिकल्ट है, कोई भी ऐसा नहीं आसान है। क्योंकि हर एक में ना, जो खासतौर पे इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, इनके अंदर ना बहुत स्ट्रिक्ट जो है पूरे पूरे जो परंपराओं को फॉलो किया जाता है, ऐसे ही नहीं है वो बिल्कुल भी। ऐसे जैसे वेस्टर्न डांस है वो तो कैसे मर्जी हिला लो और कैसे मर्जी भी हाथ पैर चलाते जाओ वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, तो उससे नहीं है ये जो जो इंडियन डांस है तो उसके अंदर जो है कुछ परफेक्ट जो है उसके तरीके हैं, हाथों और पैरों के चलाने का भी तरीका है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं उसमें, तो वो सब चीजें हैं उसके अंदर। फिर आ जाते हैं मणिपुरी पे। मणिपुरी, अब एक बार समय देख लें तो चलो देखो एक काम करते हैं, मणिपुरी डांस हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, समय कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। मणिपुरी है, उसके बाद फिर कथक है, और ये सारे डांसेस जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ ये फैक्ट जो है ये आप साथ साथ में जो है वो लेके आते रहो कि भाई हाँ ये वाले ये डांस एक्सपोनेंट हैं जो फेमस आज से जुड़े हुए, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल आशु, बिल्कुल हर डांस में एक मैसेज देते हैं। हाँ ये बिल्कुल यार, जहां पे भी कल्चर पूछा जाएगा तो इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इतने डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ना देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो ऊपर ऊपर से तो पूछा नहीं जाने वाला, डिटेल में पूछा जाएगा, और आपने डिटेल में कर लिया ना तो फिर आपका वो पक्का हो गया, फिर आप उसमें से, क्योंकि ज्यादातर क्या है इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन किससे जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिकली कथकली, इनके बीच के डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर डांस की स्पेशलिटी है वो पूछी जा रही है, एक पोस्चर जो है जो एक पर्टिकुलर डांस में होता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस जिसमें है वो पूछा जा रहा है, तो वो आपसे वही सारी डेप्थ आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये डेप्थ जो है ना वो आप डेप्थ तक जाके, गहराई तक जाके पढ़ोगे तो आपका ये जो है ना, मतलब आपसे ये सवाल पूछ लें इस पूरे टॉपिक से, फिर आप कर पाओगे उसे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आधा अधूरा करने की बजाय अच्छे से कर लो तो फिर आपके चांसेस ज्यादा हैं पेपर क्लियर करने के। नहीं बच्चे, अंजू ऐसा नहीं है साउथ वालों को, आपको हमें नॉर्थ इंडिया के कथक के, नॉर्थ इंडिया का डांस है कितना पता है हमें उनके बारे में, ठीक है। चल